हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल AKG अकेडमी में स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 1.2 शुरू करेंगे। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट की थी। तो एक्सरसाइज 1.2 शुरू करने से पहले इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हम एक बार देख लेते हैं। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले आता है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसमें क्या है, प्रत्येक भाज्य संख्या को भाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनफल अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। इस प्रमेय को हम अद्वितीय गुणनखंड प्रमेय भी कहते हैं। अब ये क्या चीज़ है, इसमें दोस्तों इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि सपोज करो हमारे पास, मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है कि सपोज करो हमारे पास संख्या 210 है। ये भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या और भाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं वो जरा एक बार देख लेते हैं। सपोज करो हमारे पास ये सारी संख्याएं, मैं कुछ संख्याएं लिख रहा हूँ यहाँ, 2, 5, 3, 7, इस तरीके की संख्याएं सारी। ये कैसी संख्याएं, ये अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, जिनके जो अगर हम गुणनखंड करें तो ये एक तो उनका गुणनखंड बनाएगा और दूसरा गुणनखंड कौन सा आएगा, वो संख्या खुद आएगी और कोई इनका गुणनखंड नहीं होगा, यानी कि और किसी संख्या से ये नहीं कटेंगे। ऐसे ही इसको देखें, इसका 1 और ये संख्या खुद 5 और किसी संख्या से नहीं कटेगी ये। ऐसे ही 3 1 से कट जाएगा और 3 से कट जाएगा और किसी से नहीं कटेगा। ऐसे ही 7 1 से कट जाएगा और 7 से खुद से कट जाएगा। तो ऐसी जितनी भी संख्याएं, बहुत सारी संख्या हो सकती हैं भाई, 11 हो सकता है, 13 हो सकता है, 17 हो सकता है, 19 हो सकता है। इस तरीके की बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं। उनको हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं या प्राइम नंबर्स कहते हैं। भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, भाज्य से बाकी सब संख्याएं भाज्य हैं। सपोज करो एक एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ। अब ये संख्या है, ये 1 से भी कटेगी और 6 से भी कटेगी, यानी खुद से भी कटेगी। उसके अलावा किसी न किसी और संख्या से भी कट जाएगी, यानी कि ये देखो, ये 2 से भी कट जाएगी और ये किससे कट जाएगी, 3 से भी कट जाएगी। यानी कि 1 और 6 के अलावा भी इसके गुणनखंड होंगे, लेकिन इसमें 1 और खुद संख्या के अलावा कोई गुणनखंड नहीं होता। तो इस तरीके से ये भाज्य और भाज्य संख्याओं का अंतर ये होता है दोस्तों। तो अब इसमें मैंने क्या लिया है, 210 लिया है। 210 में इसको हमने अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखा, ठीक है। तो इसमें ये अंकगणित की आधारभूत प्रमेय में यही बात कही गई है कि ये जो इसके गुणनखंड होंगे ये अद्वितीय होंगे, यूनिक होंगे, यानी इनका कोई विकल्प नहीं होगा। ये अपने आप में यूनिक होंगे, इनकी जगह हम कुछ और नहीं ले सकते, ठीक है। इसके कोई और परिवर्तन नहीं हो सकता और कोई चेंज नहीं हो सकता। तो इसी को हमने आधारभूत प्रमेय कहा है। इसी तरीके से इनका ऑर्डर तो हम चेंज कर सकते हैं, क्रम तो चेंज कर सकते हैं, जो मैंने लिखा है यहाँ देखो, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 है और इसको मैंने इस तरीके से लिख लिया, 2 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 5, यानी 7 को पहले ले लिया, 5 को बाद में ले लिया। आप इसको आगे पीछे क्रम को कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन संख्याएं यही आएंगी, ठीक है। अब इसका एक और तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर मेरे पास 18 है, 18 के गुणनखंड में कई तरीके से कर सकता हूँ। इस तरीके से कर सकता हूँ कि एक तो मैंने इसको लिख सकता हूँ 6 गुणा 3 भी लिख सकता हूँ दोस्तों, और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 9 गुणा 2 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे 2 तरीके, 9 गुणा 2, तो इसको मैंने 2 तरीके से गुणनखंड हो गए, ये 6 3 भी हो गए इसके और 9 2 भी हो गए, लेकिन इसमें ऐसा विकल्प हमें नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ऐसी इसी को हम आधारभूत प्रमेय कहते हैं। आधारभूत प्रमेय में हमें यही बताया गया है। दूसरा, अब उसके बाद लेते हैं, आता है हमारा गुणनखंड वृक्ष। गुणनखंडों की एक श्रृंखला जो एक वृक्ष के रूप को निरूपित करती है, गुणनखंड वृक्ष कहलाती है। इसको इस तरीके से देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल लिया उसको देख लेते हैं, उससे ये क्लियर होगा। मैंने एक संख्या ली है 2730। इसको मैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारे पास 2 होती है, उससे मैं इसे विभाजित करता हूँ। तो इसे अगर विभाजित करें 2 से, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 छिक्के 12, 2 पंजे 10, तो 1365 बार विभाजित हो जाती है ये, ठीक है। उसके बाद फिर ये 2 से विभाजित नहीं होगी। क्यों विभाजित नहीं होगी, क्योंकि कोई भी संख्या जिसके अंत में विषम नंबर आता है, विषम संख्या आती है, वो 2 से विभाजित नहीं होती। तो ये 3 से विभाजित हो जाएगी।
तो 3 से विभाजित किया, 3 चौक 12, 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15, 455 बार विभाजित हो गई। फिर ये 5 से विभाजित की तो 5 से 51 बार विभाजित हो गई। फिर हमने इसको 91 को 91 बार विभाजित हो गई। फिर इसको 7 से विभाजित किया तो ये हमारी 13 बार विभाजित हो गई और 13 हमारी अभाज्य संख्या हो गई। ठीक है, तो ये अभाज्य गुणनखंड बन गए हमारे सारे। ठीक है, ये आगे और फर्दर इनको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते, गुणनखंड नहीं कर सकते। तो दोस्तों इसमें इसके गुणनखंड क्या हो गए, 2730 के हो गए 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 और गुणा 13। ठीक है, अब ये जो हमारी फॉर्म आई, ये जो हमारा रूप आया एक वृक्ष के रूप में आया, इसी को हम गुणनखंड वृक्ष कहते हैं दोस्तों। इसी को हम क्या कहते हैं, गुणनखंड वृक्ष कहते हैं। अब आगे चलते हैं दोस्तों। अब आगे हमारा आता है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करना। अब इसमें 3 पॉइंट्स आते हैं हमारे पास जो महत्वपूर्ण है हमारे लिए, अगर हम सवाल करें उस दृष्टि से। तो पहला जो हमारा पॉइंट है कि अगर हमें 2 संख्याएं दी हुई हैं, ठीक है, या 2 से अधिक भी, 3 भी हो सकती हैं, उन संख्याओं का अगर हमें HCF निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे। तो वो HCF निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें उनके क्या करने पड़ेंगे, गुणनखंड करने पड़ेंगे अभाज्य संख्याओं के रूप में। वो हम सवाल करेंगे, बताएंगे कि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, वो सवाल में हम बताएंगे। तो हमें अगर 2 संख्याएं दी हैं और उनके हमने क्या किया, 2 या 2 से अधिक दी हैं, उनके हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिए। ठीक है, तो HCF निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, संख्याओं के प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल लेते हैं। ठीक है, यानी कि उन दोनों गुणनखंड में जो कॉमन हो यानी उभयनिष्ठ हो और छोटी घात हो, उनको हम ले लेंगे, उनकी गुणा कर देंगे, वही हमारा HCF हो जाएगा। ये तो हमारा HCF निकालने का हो गया। दूसरा, LCM कैसे निकालेंगे, जो हमने अभी गुणनखंड किए थे ऊपर जिसके जरिए हमने HCF निकाला, उन्हीं गुणनखंड में हम क्या करेंगे कि प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घातों का गुणनफल लेते हैं। ऊपर तो हमने लिया था सबसे छोटी घात और उभयनिष्ठ और सबसे छोटी घात ली थी। इसमें क्या है, इसमें उभयनिष्ठ नहीं, इसमें जो भी हमें घातें दी हुई हैं, जो भी संख्याएं दी हुई हैं, उनमें जो दोनों में हम देखेंगे कि जो बड़ी घात है वो हम ले लेंगे और उसका हम गुणनफल निकाल लेंगे, वही हमारा LCM हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन करेंगे तो और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा दोस्तों। अब आगे हम तीसरा पॉइंट है इसमें, किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांकों A तथा B के लिए HCF ऑफ A B यानी A और B का HCF गुणा LCM यानी A और B का LCM बराबर संख्या A गुणा B। ये क्या चीज़ है, हमारे पास अगर 2 संख्याएं हैं दोस्तों और उनका हमने HCF निकाल लिया और LCM निकाल लिया, तो अगर हम HCF और LCM की गुणा करें तो वो दोनों संख्याओं की गुणा के बराबर आएगी। अगर हम 2 संख्याओं की गुणा करें और उनके HCF और LCM की गुणा करें तो वो आपस में बराबर होंगे। उससे क्या हमारा पर्पज सॉल्व होता है, उससे पर्पज ये सॉल्व होता है कि ये हमारे पास 4 टर्म हो गए। क्या, HCF हो गया, LCM हो गया, पहली संख्या हो गई, दूसरी संख्या हो गई। तो अब ये जो वो 4 टर्म्स में से कभी भी अगर हमें 3 टर्म्स दिए हुए हैं तो हम चौथे टर्म को फाइंड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं दोस्तों। कैसे, अगर हमें सपोज करो HCF नहीं दिया हुआ, ठीक है, और हमें इनसे HCF निकालना है तो निकाल सकते हैं। तो HCF अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, HCF बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे LCM, यानी कि LCM से भाग कर देंगे हम। ठीक है, और LCM निकालना है तो दोनों संख्याओं के गुणनफल से हम क्या करेंगे, HCF से भाग कर देंगे। दोनों संख्याओं के गुणनफल में HCF से भाग कर देंगे तो हमारा LCM आ जाएगा। तो इस तरीके से हम HCF और LCM फाइंड कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस इस तरीके से भी आएंगे कि हमें 3 टर्म्स दिए होंगे इनमें से और हमें तो चौथा टर्म निकालना होगा। तो अब दोस्तों, अब हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो दोस्तों, अब हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। तो इसमें हमें क्या दिया हुआ है, इसमें हमें पूछा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले प्रश्न में हमें क्या सीखना है, हमें सीखना है कि अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं। तो हम यही देखेंगे। इसमें ये पहला प्रश्न ले लेते हैं, 140 दिया है। ठीक है, तो दोस्तों हम क्या करें, इसमें
एक इस तरीके से एक। अब हम इसे देखेंगे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या की कौन सी है जिससे ये कट सकता है। तो ये 2 से कट सकता है, 2 से विभाजित हो सकता है, 2 सत्ते 14 और 0, ठीक है 70 बार कट गया। फिर भी 2 से कट जाएगा, कितनी बार कट जाएगा, 35 बार कट जाएगा, ठीक है। फिर 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, फिर 5 से कट जाएगा। तो दोस्तों ये 5 सत्ते 35, 7 फिर अभाज्य आ गई, तो इससे आगे गुणनखंड होंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारी गुणनखंड क्या क्या हो गए, हमारे गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, ठीक है। ये इसको हम यहाँ लिख सकते हैं अभाज्य संख्या, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, तो अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में आ गया है, ठीक है। और एक और आगे देख लेते हैं, 156 दिया है, ठीक है। अब इसे भी इस तरीके से गुणनखंड करके देखें। जब हम एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे तो ये हमें वहाँ काफ़ी यूज़फुल होगा कि हम अभाज्य गुणनखंड हमारे काम आएंगे, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड के जरिए ही हमें क्या निकालना होता है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना होता है। तो दोस्तों 156, इससे 2 से कट जाएगा, ये 2 सत्ते 14, 1 2 अट्ठे 16, ठीक है। फिर किससे कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा फिर भी, ठीक है दोस्तों। ये कट जाएगा 2 तिया 6 और 2 नीम 18 कट जाएगा, ठीक है। अब किससे कटेगा, 3 से नहीं, 3 से कट जाएगा, 3 से कितनी बार कट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। ये क्या आ गया, 13 क्या आ गया, 13 हमारा अभाज्य आ गया, अभाज्य आ गया। तो आगे तो गुणनखंड होंगे नहीं इसके, ठीक है, अभाज्य संख्या। तो दोस्तों ये हो गया हमारा, इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, हमारे अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 3 और गुणा 13, इस तरीके से हो गया। और आगे ले लेते हैं, एक आगे बड़ी संख्या दी हुई है, इसको देख लेते हैं। थर्ड पार्ट है इसका 3825। तो दोस्तों इसे करते हैं 3825, इसे 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि हमारी इसमें जो संख्या है, इसमें जो लास्ट का जो संख्या है, अंतिम जो संख्या है वो कैसी है, वो विषम है, इसलिए ये 2 से नहीं कटेगी। तो इसलिए 3 से कटेगी। 3 से देखते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15। तो इस तरीके से 3 से कट जाती है। अब आगे देखते हैं, आगे भी 3 से एक बार देख ले, 3 से कट जाएगी ये। तो दोस्तों ये 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, ठीक है। अब 3 से नहीं कटेगी। अब देखें 5 से देखें, 5 से काट के देखते हैं, 5 अट्ठे 40 और 5 पंजे 25, ठीक है। अब फिर आगे 5 से कट जाएगी, 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35, क्या आ गया, 17 आ गया। ये आ गई अभाज्य संख्या। तो आगे तो इसके गुणनखंड होंगे नहीं, तो हम यहीं इसको, यहाँ हमारे गुणनखंड पूर्ण हो गए। तो इसे हम आगे लिखेंगे, इसके गुणनखंड हो जाएंगे 3 गुणा 5 गुणा 5 और गुणा 17। तो इस तरीके से ये इसके गुणनखंड हो जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो बाकी आगे दो और इसके पार्ट बचते हैं, उन्हें आप करके देखिए। अब हम आगे अगला प्रश्न 2 लेते हैं। तो दोस्तों अब हम प्रश्न 2 एक बार देख लेते हैं। ये हो गया हमारा प्रश्न 2। तो इसमें हमें क्या कहा गया है, इस प्रश्न में पूछा गया है एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2,
पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल h बराबर HCF गुणा LCM, ये हमें बताना है। तो हमें संख्याएं क्या दी हैं? संख्याएं हमें दी हैं, पहली संख्या दी है हमें 26 तथा 91, ये दिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 26 के गुणनखंड करेंगे। 26 के क्या गुणनखंड हो सकते हैं? 26 के तो सीधे सीधे हो जाएंगे 2 गुणा 13, ठीक है। ऐसे 91 के गुणनखंड कर लो। ये कैसे गुणनखंड करने हैं? हम अभाज्य गुणनखंड करने हैं। अभाज्य गुणनखंड मीन्स जो अभी मैंने आपको बताया था कि ऐसे गुणनखंड जिनके आगे कोई गुणनखंड ना हो सके, ठीक है। अब ऐसे ही 91 के गुणनखंड करें। 91 के 13 सत्ती 91 यानी कि 7 × 30, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। तो पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो दोस्तों एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ में हमें ये बताया गया था कि इन दोनों जो गुणनखंड आए हैं, दोनों संख्याओं के जो गुणनखंड आए हैं, इनमें जो उभयनिष्ठ संख्या है उनकी निम्नतम घात हमें लेनी है। तो हमने यही सीखा था। तो इसमें उभयनिष्ठ मीन्स कॉमन। तो इनमें से कॉमन कौन सी है? कॉमन ये 13 है। दो तो कॉमन नहीं है क्योंकि 2 इसमें है इसमें नहीं है, और 7 इसमें है इसमें नहीं है। 13 इसमें भी है 13 इसमें भी है। इनकी निम्नतम घात, यानी कि निम्नतम घात क्या? यहाँ भी घात 1 है, यहाँ भी घात 1 है, तो एक ही घात निम्नतम हो गई। तो ये क्या हो गया? 13 आ गया, ठीक है दोस्तों। निम्नतम घात क्या हो गई? 13 हो गई, ठीक है। अब एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम दोस्तों इसी का हमें क्या करना है, इसमें एलसीएम निकालने के लिए हमने ये पढ़ा था कि हमें इन दोनों जो गुणनखंड हैं इनकी अधिकतम घात लेनी है। अब वो कैसे देखेंगे? देखो 2 की घात यहाँ कितनी है? 1। यहाँ 2 की घात कोई नहीं है, तो यहाँ 2 की घात 1 अधिकतम घात हो गई, ठीक है। यहाँ कितना है? 13 की घात 1 है, यहाँ भी 13 की घात है 1 है, तो 13 ले लेंगे, ठीक है। 13 की घात 1 ले लेंगे। अब यहाँ 7 की घात 1 है और यहाँ 7 की घात 0 हो गई, नहीं है तो जी 0 हो गई। तो इस तरीके से क्या हो गया? ये 7 भी आ गया, ठीक है। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लो जरा। तो 2 × 13 सत्ते 91, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 2 एकम 2, 2 निम 18, 182। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया? 182 आ गया। अब हमें क्या करना है? वेरीफाई भी करना है। हमें ये क्वेश्चन में कहा है कि वेरीफाई कीजिए, वेरीफाई दिस एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। यानी कि हमें क्या जांच करनी है? जांच करनी है 2 संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है? एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। तो दोनों संख्याओं का पहले गुणनफल निकाल लें हम। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा? 2 संख्याएं कौन सी? एक 26 है हमारे पास और एक 91 है, ठीक है दोस्तों। तो अब इसकी गुणा करें तो 26 एकम 26 का 6 और 26 और 9 की गुणा करें तो 26 234, ठीक है। 234 और 2 236, 26 नंबर 234 हो जाएगा, और 2 हासिल जो हमने लगाया था वो तो 236 हो गया, 2366 आ गया। अब एलसीएम और एचसीएफ की गुणा करें, ये दोनों अगर बराबर आते हैं तो हमारी वेरीफाई हो जाएगा, ये जांच हो जाएगी। तो एचसीएफ गुणा एलसीएम, तो एचसीएफ कितना है हमारा? एचसीएफ हमने निकाला है 13, एलसीएम कितना निकाला है? 182। अब इसको कर लेते हैं, इसकी गुणा कर लेते हैं। 13 दूनी 26 का 6, 2 वहाँ से लग गया, 13 अट्ठे 104, 104 और 2 106, 10 यहाँ से लग गया, 13 कम 13 और 10 23। अब आप देख रहे हो 2 संख्याओं का गुणनफल क्या आया? 2366। और एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल क्या आया? 2366। इसका मतलब क्या हो गया? जो हमसे कहा गया था कि 2 संख्याओं का गुणनफल, यानी कि 2 संख्याओं का
गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। ये हमारा जो है वेरीफाई हो जाती है, जांच हो जाती है इस तरीके से। अब हम आगे और प्रश्न लेते हैं। ये दूसरा खंड ले लेते हैं, 510 तथा 92। इसका दूसरा जो पार्ट है वो ले लेते हैं। दूसरा पार्ट में क्या दिया हुआ है, 510 तथा 92, ये दो संख्याएं दी हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इनके हमें गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो दोस्तों गुणनखंड कर लेते हैं 510 के। 510 के गुणनखंड करो। ये कैसे करेंगे गुणनखंड, हम वही अभाज्य गुणनखंड विधि से करेंगे। ये 2 से कट जाएगा, ठीक है। पहले सवाल में जो हमने किया है, 2 दूनी 4 और 1 बच गया, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, ठीक है। फिर देखते हैं किससे कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 अट्ठे 24, 1 बच गया, 3 पंजे 15। फिर किससे कट जाएगा, 5 से कट जाएगा। कितनी बार कट जाएगा, 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35, ठीक है। तो 510 के गुणनखंड हमारे पास क्या आ गए, 510 के गुणनखंड आ जाएंगे हमारे पास दोस्तों, ये आ गए हमारे पास 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 70। अब 92 के गुणनखंड देख लेते हैं। 92 के क्या आ जाएंगे, पहले 2 से देखें, 2 चौका 8 और 2 छिक्के 12। फिर 2 से देखें, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। तो हमारी ये जो 23 आ गया, ये कैसा नंबर है, ये हमारा है अभाज्य संख्या है। तो हमारे गुणनखंड यहीं आगे रुक जाएंगे। तो दोस्तों ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारा 92 हो जाएगा। 92 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 23, क्योंकि 23 आगे किसी से नहीं कटेगा। तो दोस्तों पहले ये गुणनखंड हमारे आ गए। अब हम क्या करें, इनके HCF LCM निकाल लें। वही HCF के लिए हमें क्या करना है, HCF कैसे निकालते हैं, इन दोनों की जो कॉमन है, देखो ये इसके साथ ये कॉमन हो गया, ठीक है। और कोई कॉमन है, 3 इसमें है, इसमें नहीं है, इस कॉमन नहीं है। 5 इसमें है, इसमें नहीं है, कॉमन नहीं है। 17 इसमें है, इसमें नहीं है, इसका मतलब नहीं है, कॉमन नहीं है, ओबेनिस्ट नहीं है, ठीक है। ये दूसरा 1 2 तो कॉमन है, लेकिन ये कॉमन नहीं लिया जाएगा, क्योंकि अगर इसमें 1 2 और होता तो कॉमन होता। तो इसका मतलब ये कॉमन नहीं है। 23 इसमें है, इसमें नहीं है, तो कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब हमारा क्या हो गया, ये 2 हमारा HCF होगा, 2 ही हो गया HCF दोस्तों, ठीक है। और अब LCM निकाल लो। LCM कैसे, हमें क्या करना है कि जो भी पावर है इसको इस तरीके से लिख लेते हैं दोस्तों। 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 की पावर 2 हो जाएगी, क्योंकि 2 बार गुणा हो रही है, गुणा 23। तो अब हमने क्या इसमें ये LCM के लिए पढ़ा था कि इनमें जो अधिकतम घात है वो लेंगे LCM के लिए, ठीक है। HCF में तो न्यूनतम घात लेते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रखने की चीज़ है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसे बोलते हैं। तो हाईएस्ट में लोएस्ट पावर, और इसे क्या बोलते हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसमें लोएस्ट में हाईएस्ट पावर, इस तरीके से आपको इसको याद रख सकते हैं। तो ये 2 की घात 2 यहाँ लेंगे एक, तो ठीक है दोस्तों, गुणा क्या लेंगे 23, ये पहले इसे देख लेते हैं, ठीक है। 3 की घात 1 है, इसमें 3 की घात नहीं है, तो 3 की घात 1 ले लेंगे। उसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, 3 की घात 1 है या 3 की घात 0 है, तो 1 ले लेंगे। इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, इसी तरीके से 5 भी आ जाएगा, 17 भी आ जाएगा और इधर 23 आ जाएगा। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, ये 2 दूनी 4 तिया 12 पंजे 60 गुणा 17 गुणा 23। और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आ जाएगा हमारा, ये मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 23,460। 23,460 आ जाएगा दोस्तों इसकी मल्टीप्लाई। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा LCM आ गया। अब हमें क्या वेरीफाई करना है, हमें क्या वेरीफाई करना है कि हमें पहले करना है HCF
इंटू LCM निकालना है, यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। तो HCF कितना हो गया, 2 आ गया, ये हो गया 23,460। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 2 0 0, 2 छिक्के 12, 2 चौक 8 और 1 9, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। इन दोनों की मल्टीप्लाई ये आ गई। अब दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालें, बराबर कितना, 510 गुणा 92। इसको लिखो, 92 0 0, 92 एकम 92 का 9 2, 9 हासिल लग गया, 92 पंजे 9 पंजे 45, 2 पंजे 10, 460, 92 पंजे 460 और हासिल कितना लगाया था हमने, 9 लगाया था, तो 469। तो दोस्तों ये आ गया। अब आप देख रहे हो कि ये संख्या और ये संख्या दोनों बराबर आई है, तो इसका मतलब ये हमारा वेरीफाई हो जाता है कि संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM, ये हमारा वेरीफाई हो जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा ये सेकंड पार्ट भी हो जाता है।